मेरा नाम विशाल है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, लेकिन मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत मुश्किलों में चल रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। हमारी शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस 5 साल के समय में मैं उसे एक बार भी समझ नहीं पाया हूं। पल में वह कुछ और बन जाती है, पल में उसका मिजाज कुछ और हो जाता है। यही वजह है कि मैं बहुत उलझन में रहता हूं। आज इत्तेफाक से ऑफिस के सभी कर्मचारियों को ऑफिस के डीन ने जल्दी छुट्टी दे दी थी, जिससे हर कोई खुश हो रहा था। मैं भी खुशी खुशी घर की ओर पड़ रहा था, मगर इस बात से अनजान था कि मुझे फिर से दौड़ लगानी पड़ेगी। मैंने सोच रखा था कि घर जाकर अपनी पत्नी को थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने ले जाऊंगा, ताकि उसका जो हर समय का चिड़चिड़ापन है वह बाहर जाने से अच्छा हो जाए और उसकी यह शिकायत भी दूर हो जाए कि मैं उसे समय नहीं देता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी पत्नी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। वह दर्द से कराह रही थी और किसी को मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन संयोग से घर में कोई नहीं था। मैं दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा तो मेरी पत्नी जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। मैंने तुरंत उसे संभालना और उसके गालों पर थपट पाते हुए पूछा, क्या हो गया? इस तरह क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? मुझे देखकर शायद मेरी पत्नी को थोड़ी सी हिम्मत मिली थी। मैं ठीक नहीं। तभी वह सिर मुझे डॉक्टर के पास लेते हुए दर्द में बोली, तो मैं मर जाऊंगी। उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे अभी के अभी खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक तो मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक थी और अब उसे अचानक क्या हो गया था, पता नहीं। मैंने उसे झिंझोड़ते हुए कहा, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? पर वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस लगातार रोए जा रही थी। उसका यूं रोना मुझे हैरान कर चुका था। मुझे अपनी पत्नी का रोना देखा नहीं जा रहा था। मैं बुरी तरह घबरा चुका था। तभी मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और भागते हुए अंदाज में अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। आज मैं आराम की गरज से घर आया था और थोड़ी देर अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। मैंने 15 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय किया। अस्पताल पहुंचते ही उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे तुरंत भर्ती कर लिया। मैं कॉरिडोर में लगातार टहल रहा था। मेरी समझ से सब कुछ परे था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक क्या हो गया है। सुबह जब मैं काम पर गया था तब वह बिल्कुल ठीक थी। अब अचानक से उसका यूं रोना और तकलीफ में बार बार यह कहना कि मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे बहुत हैरानी में डाल रहा था। परेशानी भी हद से ज्यादा हो रही थी। मेरे घर परिवार में भी ऐसा कोई नहीं था जो मेरे इस कठिन समय में साथ देता। मैं अकेला ही था और एक रिश्ते के नाम पर मेरी पत्नी थी। मैं कुछ सोचकर अपनी पत्नी के कमरे में चला गया। सामने ही मेरी पत्नी ने सिर तक चादर ओढ़ रखी थी और सो रही थी। नर्स ने मुझे तुरंत ही कमरे से बाहर निकाल दिया और गुस्से में बोली, खबरदार, जो आपने कमरे में आने की हिम्मत भी की, आपकी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और इसके जिम्मेदार आप हैं। हमारी शराफत है कि अभी तक हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। चुपचाप घर चले जाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नर्स की ये बात सुनकर मैं हैरानी में डूब गया। मैं कुछ कहता उससे पहले ही नर्स ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसने पुलिस का नाम लिया था। आखिर मेरी पत्नी को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी कि पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जा रहा था और मुझे क्यों बेवजह इल्जाम दिया जा रहा था? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। काफी देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि घर चला जाता हूं। अगर वाकई पुलिस का मसला हो गया तो बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूं। साथ ही मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैंने उस नर्स को ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरा घर जाना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ साबित होने वाला है। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और मैं घर आकर बैठ गया था, लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा था। अगर मेरी पत्नी के मायके से कोई आ जाता और मुझसे पूछता कि आरोही को क्या हुआ है, तो मैं क्या जवाब देता? इस तरह घर पर हाथ रखे नहीं रह सकता था। मुझे काफी परेशानी हो रही थी। कुछ देर घर पर बैठे रहने के बाद मैं फिर से अस्पताल की तरफ चल पड़ा। पता नहीं मेरी पत्नी को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी कि नर्स इस तरह का बर्ताव कर रही थी। मैं अस्पताल पहुंचा तो सामने ही एक डॉक्टर से सामना हुआ। उन्होंने मुझे सवालिया नजरों से देखा और बोले, आप मिस आरोही के पति हैं। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। उन्होंने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। ये सब क्या हो रहा था?
मेरी समझ से बाहर था। ये डॉक्टर कौन थे और मुझे कैसे जानते थे, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिलहाल मैंने अपनी हैरानी पर काबू रखा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि आखिर मेरी पत्नी को क्या बीमारी हो गई है। मैं डॉक्टर के कैबिन में गया तो उन्होंने मुझे बैठने का इशारा करके खुद अंदर चले गए। मैं चुपचाप कुछ देर वहीं बैठा रहा, मगर वक्त जैसे लंबा होता जा रहा था। मुझे कैबिन में बैठे लगभग 1 घंटा हो गया था और अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो रही थी। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और डॉक्टर के कैबिन में बने कमरे में गया, जहां उन्होंने मुझे बिठाया था। अंदर देखा तो डॉक्टर गहरी नींद में सो रहे थे। मैं हैरान हो गया कि ये कैसा मजाक था। मुझे लगा था कि वो मुझसे बात करेंगे, लेकिन मुझे बाहर बिठाकर खुद आराम कर रहे थे। डॉक्टर की लापरवाही देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरा मन किया कि उनका गला दबा दूं, मगर मैं बुरी तरह बेबस था। अगर कुछ ऐसा करता तो बिना वजह पुलिस केस बन जाता। बाहर जाकर मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा भी लॉक था। मेरा दिमाग घूम गया। मेरा मन कर रहा था कि सब तहस नहस कर दूं, लेकिन शायद यह मुमकिन नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद ऐसा को लगा काबू में मानो मेरा रखते सब्र हुए का इम्तिहान डॉक्टर का लिया जा रहा इंतजार था। करने लगा। थोड़ी देर बाद वक्त डॉक्टर गुजर साहब फ्रेश फ्रेश होकर होकर मेरे मेरे सामने बैठे। लगभग उन्हें आधे देखते घंटे हुए बाद मैंने गुस्से में डॉक्टर कहा, साहब उठे और डॉक्टर सीधे साहब, वॉशरूम ये चले कोई गए। तरीका होता है क्या? आपने मेरे साथ ये कैसा मजाक किया है? अगर आराम करना था तो मुझे अंदर बुलाया क्यों? मेरा बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठे इस डॉक्टर का खून भी जाऊं। वो हल्का सा मुस्कुराए और मेरी तरफ देखकर बोले, बुरा लगा होगा आपको, मैंने आपका इतना समय बर्बाद कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपनी पत्नी का समय बर्बाद किया। अगर आप समय पर उन्हें अस्पताल ले आते तो आज आपकी पत्नी इस हालत में नहीं होती। मैं बिना पलक झपकाए उन्हें देख रहा था। एक पल के लिए दिल किया कि उनकी बात सुने बिना कमरे से चला जाऊं, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मेरी पत्नी का इलाज करना था और मुझे उन्हीं से जानना था कि आखिर मेरी पत्नी को कौन सी बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने आगे कहा, कभी कभी घर वाले ही गलती करते हैं और जब इंसान मर जाता है तो डॉक्टरों को दोष देते हैं कि उन्होंने हमारे मरीज को मार दिया। मैं आपको इसीलिए इतनी देर यहां इंतजार करवा रहा था ताकि आप दोबारा ये गलती ना करें। मैं चुप था क्योंकि मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे किस वजह से इस तरह बोल रहे थे, ये भी मुझे समझ नहीं आया। वो मुझे कुछ बता ही रहे थे कि अचानक एक नर्स भागती हुई आई और इमरजेंसी की बात कहकर डॉक्टर को अपने साथ ले गई। मैं हैरानी से उनकी पीठ देखता रह गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी के अभी क्या कर बैठूं। इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया था। मैं अपनी पत्नी से मिलने आया था और इन लोगों ने बेवजह मेरा इतना समय बर्बाद कर दिया था। मैंने अपना सिर झटक कर उस वार्ड में जाने का इरादा किया जहां मेरी पत्नी थी, लेकिन आधे रास्ते में ही गार्ड ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे देखते हुए पूछा, मरीज से मुलाकात करनी है? मैंने तुरंत अपनी पत्नी का नाम और वार्ड नंबर बताया। उसने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, ऊपर से आदेश है कि आपको अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल मिलने का समय खत्म हो गया है, आप सुबह आइए। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी के अभी सब कुछ तोड़ फोड़ कर दूं। इन लोगों ने मेरी जिंदगी को सच में मजाक बना दिया था। ये मुझे मेरी पत्नी से क्यों नहीं मिलने दे रहे थे? मेरा मन हुआ कि तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर इनके खिलाफ शिकायत करो कि इन्होंने मुझे बेवजह परेशान कर रखा है। लेकिन फिर मेरे दिल में एक डर बैठ गया कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो इल्जाम मुझ पर भी आ सकता है। ना जाने मेरी पत्नी को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी जिसके बारे में ये लोग कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। रात भी काफी हो चुकी थी। यहां बैठने का कोई फायदा नहीं था। बहस करता तो झगड़ा बढ़ता, इसीलिए मैंने चुपचाप घर की राह ली। सारा रास्ता इसी उलझन में रहा कि आखिर मेरी पत्नी को हुआ क्या है। ये अस्पताल वाले मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वो डॉक्टर मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा था? लेकिन किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैं अपने घर पहुंच गया। मेरे भाई और भाभी जो दूसरे शहर में रहते थे, वह भी मेरे घर आए थे। मेरी पत्नी का बीमारी का सुनकर मेरे भाई भाभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। मैंने उन्हें धीरे से हेलो है की और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मेरे भाई और भाभी मेरी हालत के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ पूछने की कोशिश नहीं की थी, या शायद वह मेरे दर्द से वाकिफ थे, इसलिए कुछ भी नहीं पूछा था।
मैंने किसी को नहीं बताया कि अस्पताल वाले मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। न जाने क्यों मेरे दिल में एक डर बैठ गया था। मैं यह बात किसी को चाहकर भी नहीं बता सकता था, क्योंकि यह मामला फिर मेरी पत्नी का नहीं, मेरा भी था। शायद मैं इस वजह से डर रहा था कि मुझ पर कोई पुलिस केस न बन जाए और मैं जेल में न चला जाऊं। वो रात मेरे लिए बहुत अजीब थी। एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं मिला और ना ही मैं सो सका। सुबह का सूरज निकलते ही मैं सीधा अस्पताल पहुंच गया, लेकिन फिर उस गार्ड ने मुझे यह कहकर वापस लौटा दिया कि सुबह मुलाकात नहीं की जा सकती, शाम के वक्त मुलाकात होगी। फिलहाल मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था। अगर मैं ऑफिस नहीं जाता तो मेरी नौकरी मुश्किल में पड़ सकती थी। मैं चुपचाप ऑफिस की तरफ रवाना हो गया, लेकिन चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। मैं खुद को बिल्कुल सामान्य रखना चाहता था, ताकि कोई भी मुझे देखकर यह अंदाजा न लगा सके कि मैं किसी परेशानी में हूं। ऑफिस पहुंचा तो काफी देर हो गई थी। बॉस ने बुलाकर मुझे खूब डांटा और मैंने चुपचाप सब सह लिया। मैं हंसना जैसे भूल गया था। डॉक्टरों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। चुपचाप मैं अपने काम में लग गया, लेकिन जितना भी ध्यान लगाने की कोशिश करता, मेरा मन बार बार अपनी बीवी की तरफ ही जा रहा था। एक पल को दिल किया कि खड़ा हो जाऊं और अस्पताल जाकर अपनी बीवी को वहां से निकालकर किसी और अस्पताल में भर्ती करवा दूं। मुझे यही सबसे बेहतर विकल्प लग रहा था, लेकिन तभी मुझे गार्ड, नर्स और डॉक्टर की बातें याद आईं। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ पर पुलिस केस भी हो सकता है। फिर भी मैंने मन ही मन योजना बना ली थी कि मैं ठीक उसी वक्त अस्पताल पहुंचूंगा जब गार्ड ने कहा था कि मिलने का समय है। मैं अपनी बीवी से पूछना चाहता था कि उसे क्या हुआ है, उसे कहाँ दर्द हो रहा है, वो इतनी परेशान क्यों थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। पूरे दिन में मुश्किल एक फाइल ही तैयार कर सका, और जिस वक्त मुझे अस्पताल जाना था उसी वक्त मैं वहां के लिए निकल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो गार्ड ने एक बार फिर मुझे रोक लिया। उसने कहा कि थोड़ी देर पहले ही मिलने का समय खत्म हो गया है। आज फिर आप देर से आए हैं। अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। मैंने गार्ड का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो गए हो या मुझे पागल समझते हो? मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब यहां से बिना अपनी बीवी से मिले नहीं जाऊंगा। तुमने मेरी जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया है। जब देखो यही कहते रहते हो कि मिलने का समय खत्म हो गया। अगर मैं अपनी बीवी से नहीं मिलूंगा तो उसका इलाज कैसे करवाऊंगा? अब तक मैंने एक भी पैसा नहीं भरा है, उसकी दवाइयां भी मुझे ही लानी है। अगर तुम मुझे इसी तरह रोकते रहोगे तो मेरी बीवी ठीक नहीं होगी, बल्कि दर्द से तड़प कर मर जाएगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दूंगा। मेरी बात सुनकर भी उस गार्ड पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुझे धक्का देते हुए कहा, जाओ यहां से कल आना। हमारे पास बेवजह का समय नहीं है। मुझे अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस गार्ड का मुंह तोड़ दूं, लेकिन उसके हाथ में मौजूद बड़ी बंदूक देखकर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और घर की तरफ निकल पड़ा। ऑफिस से छुट्टी हो चुकी थी, इसलिए वहां जाना बेकार था। घर पहुंचा तो मेरा भाई सामने खड़ा मुझे सवालिया नजरों से देख रहा था। मैं उसे नजरअंदाज करके अपने कमरे में चला जाना चाहता था, जब उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, क्या हुआ छोटू? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। और तुम्हारी पत्नी कैसी है? हम हॉस्पिटल गए थे और तुम्हारी पत्नी से मिलने जा रहे थे, मगर गार्ड ने हमें तुम्हारी पत्नी से मिलने नहीं दिया। तुम्हारी पत्नी ठीक तो है ना? मैंने एक नज़र अपने भाई की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और सब ठीक है। मेरी पत्नी भी ठीक है, बस काम का थोड़ा तनाव है। आप बस दुआ करना कि सब ठीक हो जाए। मेरे भाई ने तुरंत मेरे हक में दुआ की और मेरे कंधे को ठपट पाते हुए कहा, इस तरह परेशान होने से समस्याओं का हल नहीं निकलता। अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझसे जरूर कहना। मैं जितना कर सकूंगा तुम्हारी मदद करूंगा। कभी मत सोचना कि अगर तुम मुझसे अपनी परेशानी बताओगे तो मैं तुम्हें जज करने लगूंगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम निश्चित होकर मुझे सारी समस्याएं बता सकते हो। मैंने कभी भी अपने बड़े भाई के साथ दिल को बदसलूकी नहीं की थी। मेरा दिल जो तन्हाई झेल कर थक चुका था, पिता के जाने के बाद मैंने हमेशा मिलने के बाद पिता के समान माना। भाई की बात भाई से मिलकर मैं खुद कमरे में उसके गले लग गया
पूरा उसे कमरा गले लगाकर। खामोशी में डूबा हुआ था। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे और इन 5 सालों में हमारे बीच कई झगड़े भी हुए थे, लेकिन इसके बावजूद हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी चिंता में मेरी बीवी हर वक्त परेशान रहती थी। वह अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ करती थी। आजकल मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। किसी भी तरह मैं पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा था। इस बात से मेरी बीवी भी अच्छी तरह वाकिफ थी। मेरी पत्नी का कहना था कि जितना हो रहा है उतना ठीक है, और वैसे भी हमारी अब भी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमें इतने पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब संतान होगी तब ये सब कर लेंगे। लेकिन मैं फिर भी पहले से ही सब कुछ जोड़ लेना चाहता था। मगर आज अपनी पत्नी को कमरे में न पाकर मेरी आंखों में नमी आ गई थी। वो मुझे बेहद याद आ रही थी। कभी कभी मुझे उस पर इतना गुस्सा आता था कि दिल करता था कि उसे घर से निकाल दूं, और आज उसका यूं घर से चले जाना मुझे बहुत उदास कर गया था। मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया और उसकी तस्वीर हाथ में लेकर अपनी पत्नी की तस्वीर से बात करने लगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन वो अस्पताल वाले मुझे बिल्कुल भी तुम तक पहुंचने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। न जाने मैं किस अस्पताल में फंस गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने पुलिस की मदद ली तो वो लोग उल्टा मुझ पर ही आरोप लगाकर अंदर करवा देंगे, इसीलिए मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। वैसे भी आरोही, मैं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला इंसान नहीं हूं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ लौट आओ। मैं काफ़ी देर तक अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करता रहा और अपना दिल बहलाता रहा, लेकिन मुझे पता था ये सब एक ख्याल है। वो अभी नहीं आएगी, और जब आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। वो रात धीरे धीरे करके कटती गई और आज भी मैं एक पल के लिए भी नहीं सो पाया था। जब भी आंखें बंद करता मुझे अपनी पत्नी का चेहरा याद आता था। वैसे भी मेरी आदत में शामिल था कि जब तक मैं अपनी पत्नी को गले नहीं लगा लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। हम दोनों के बीच कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था, तब भी मैं उसे गले लगाकर ही सोता था, नहीं तो मुझे बेचैनी रहती थी, और यही हाल उसका भी था। मैं अक्सर ये सोचता रहता था कि न जाने वो रात में कैसे सोती होगी, क्योंकि जब तक वो मेरे आगोश में नहीं आती थी उसे भी नींद नहीं आती थी। मैंने एक गहरी सांस ली और सुबह सवेरे ही उठ गया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे भाई और भाभी रात को देर से सोकर सुबह भी देर से ही उठते थे। मेरे भाई का काम भी ऐसा ही था, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं थी। मैं उठा और खुद को तैयार किया। अब मेरा इरादा पहले नाश्ता करने का था। इसके बाद मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए अस्पताल जाना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि आज मैं उस गार्ड के पैर पकड़ लूंगा, उससे गिड़गिड़ाकर विनती करूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को एक बार जरूर देखूंगा। अगर उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तब भी मैं बाहर की खिड़की से ही देख लूंगा, मगर आज अपनी पत्नी से किसी भी हाल में मिलकर रहूंगा। यही सब सोचते हुए मैं अस्पताल की ओर निकल पड़ा। मुझे पता था कि इन सब के चलते ऑफिस जाने में मुझे देर हो जाएगी, लेकिन मैंने आज ये भी सोच लिया था कि मैं डीन को बताऊंगा कि मेरे ऊपर क्या परेशानी चल रही है, क्योंकि जितना छुपाऊंगा उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाएंगी। जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं अस्पताल की ओर बढ़ गया। जो मैं सोच रहा था बिल्कुल उसी के मुताबिक उस गार्ड ने मुझे आज भी रोक लिया। उसकी एक ही बात थी कि आज भी मिलने में देर हो गई है। अब आपकी मुलाकात किसी भी कीमत पर इस वक्त नहीं हो सकती, आपको शाम में आना होगा। मगर मैं इस बार उसके पैर पकड़ते हुए गिड़गिड़ाया, भगवान के लिए मुझे एक बार मेरी पत्नी से मिलने दो। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस बाहर से ही देखकर आऊंगा। मेरे जज्बात समझने की कोशिश करो। 3-4 दिन हो गए हैं, मैंने अपनी पत्नी को नहीं देखा है कि वो किस हाल में है। भगवान के लिए मेरी परेशानी को समझो। मेरी बात सुनकर भी उस गार्ड को कोई रहम नहीं आया। उसने साफ कह दिया कि मुझे ऊपर से इजाजत नहीं है, तुम रात में आना, तब मुलाकात करवा दूंगा। मैं चुपचाप ऑफिस लौट गया, क्योंकि मैं जान चुका था कि मेरी इतनी मिन्नतें करना भी बेकार जाएगा। मेरा इरादा उस डॉक्टर से मिलने का था जिसने मेरा इतना समय बर्बाद किया था। मैं उससे मिलकर पूछना चाहता था कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। पूरा दिन इसी कशमकश में बीत गया था। शाम के ढलते ही मैं अस्पताल पहुंच गया। पहले मैंने उस गार्ड से ही रिक्वेस्ट की, लेकिन आज भी उसने मुझे मिलने नहीं दिया और एक ही बात बोला कि आज भी मिलने का वक्त खत्म हो चुका है।
तब मैं सीधे उस डॉक्टर के कैबिन की ओर बढ़ा जिसने मेरा समय बर्बाद किया था। मैं कैबिन में दाखिल हुआ तो वह सामने ही बैठा हुआ था। मुझे देखकर उसके एकदम हाव भाव बदल गए। मैंने कैबिन में दाखिल होते हुए उसके पास जाकर बैठते हुए कहा, आप लोगों ने मेरे साथ ये क्या मजाक बना रखा है? जो भी समस्या है मुझे बताइए, मैं हल करूंगा। मेरी पत्नी को ऐसा कौन सा रोग हो गया है कि आप लोग मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे हैं, और जब भी मैं मिलने की कोशिश करता हूं मुझे यह कहकर टाल दिया जाता है कि मिलने का समय खत्म हो गया है। आखिर मेरी पत्नी को क्या हुआ है? ना तो ये अस्पताल वाले मुझसे पैसे ले रहे हैं और ना ही मुझे उससे मिलने दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है? जहां तक मुझे लगता था कि मेरी पत्नी के डॉक्टर आप ही हैं। मेरी बात सुनकर उस डॉक्टर ने मुझे एक नज़र देखा और फिर जो बात उसने कही उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत सिर हिलाते हुए बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पत्नी बहुत अच्छी और नेक औरत वाली है। कहने को मैं उस पर शक कर सकता था, लेकिन क्यों करूं? मुझे उसकी तबीयत का बखूबी पता था। वो जल्दी चिढ़ जाती थी, थकान महसूस करती थी, ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो कभी भी गलत काम नहीं करती थी। सामने बैठे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी को एड्स हो गया है, इसी वजह से मुझे उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बुरी तरह हैरान हुआ था और परेशान भी हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मगर डॉक्टर के शांत चेहरे को देखकर कुछ पल के लिए मैं ठिठक गया था। अब मुझे कहानी समझ में आने लगी थी। मैं समझ गया था कि मामला इसी अस्पताल में है या फिर इस अस्पताल में बहुत बड़ी गड़बड़ है और ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अब मैं किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को यहां नहीं छोड़ सकता था। मुझे यकीन हो गया था कि ये लोग मेरी पत्नी की जान के दुश्मन बने हुए हैं या फिर इस सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। मैं तुरंत गुस्से से खड़ा हुआ था। मेरे यूं उठने पर डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। शायद डॉक्टर को लग रहा था कि मैं दुखी होकर अपने घर लौट जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। मैंने भागते हुए उस गार्ड को क्रॉस कर अपनी पत्नी के वार्ड के पास पहुंच गया। गार्ड के अंदर आने से पहले ही मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे पता था कि जो जोखिम मैंने उठाया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहीं ये लोग मुझे नुकसान न पहुंचा दे, कुछ उल्टा सीधा न हो जाए। लेकिन मैं अपनी पत्नी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकता था। सामने मेरी पत्नी सिर तक चादर ओढ़े सो रही थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंचा। मेरा हाल ऐसा था जैसे किसी प्यासे को उसकी मंजिल मिल गई हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। जैसे ही मैंने उसकी चादर हटाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां मेरी पत्नी नहीं थी, बल्कि किसी अनजान महिला का शव पड़ा था जिसे मेरी पत्नी बताया जा रहा था। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैंने तुरंत उस शव पर वापस चादर डाल दी और वार्ड से बाहर निकल आया। बाहर नर्स, डॉक्टर और गार्ड खड़े थे जो मुझे खून भरी नजरों से देख रहे थे। मैंने बिना उन्हें समझने का मौका दिया तुरंत अस्पताल से बाहर निकल गया। वो लोग मेरे पीछे दौड़े, लेकिन मैं इतनी तेजी से भागा कि कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया। मैंने फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर बढ़ चला। पहले मैं अपने भाई को इस बात की जानकारी देना चाहता था ताकि वो मेरी तकलीफ को समझ सके और मेरी मदद कर सके। वो एक समझदार इंसान था। घर पहुंचने पर मैंने उसे लिविंग रूम में देखा। वह अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। उसे देखते हुए मैंने घबरा कर कहा, भाई मेरे साथ चलो, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। उसने मुझे हैरानी से देखा और सवालिया लहजे में कहा, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहां बात करूं या फिर बाहर। फिलहाल मैंने यहीं ठहरना बेहतर समझा। मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद भाई ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे पहले ही दिन सब पूछ लिया था, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे से समझ आ गया था कि कोई मामला है, लेकिन तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। भाई मुझसे शिकायत करने लगा था और मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे लगा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, इसलिए हर मसले को छुपाना चाहता था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि यह पुलिस का मामला है। ये अस्पताल वाले मेरे साथ कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। मेरी पत्नी को कहाँ ले गए हैं, पता नहीं जाने। वह मेरी पत्नी के साथ इतने दिनों से क्या कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है।
कहीं मेरी वजह से मेरी पत्नी को कुछ हो ना जाए। मेरी बात सुनकर भाई कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैंने कुछ दिन पहले एक किस्सा सुना था कि कुछ अस्पताल वाले ऐसा काम कर रहे हैं। साधारण मरीज को पकड़कर उसके अंग निकाल लेते हैं और भारी कीमत पर बेच देते हैं, फिर उसके घर वालों को मौत की खबर दे देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी के साथ भी ये लोग वही करना चाहते थे, लेकिन शुक्र है कि तुम्हें सच्चाई समय पर पता चल गई। अपने भाई की यह बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गया था। फिर इसके बाद हम फौरन पुलिस स्टेशन गए और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने कहा कि पहले भी इस अस्पताल की शिकायतें आ चुकी हैं। पुलिस इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखता हुआ बोला, मैं अपनी फोर्स के साथ अभी वहीं पहुंचता हूं, देखता हूं कि आपकी पत्नी के साथ कैसे गलत कर सकते हैं। मुझे अब पता नहीं था कि मेरी पत्नी के गुर्दे निकाले जा रहे थे या नहीं, लेकिन मुझे चिंता खाए जा रही थी। पुलिस के साथ हम अस्पताल पहुंचे। बाहर खड़े गार्ड्स ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही वो सब चुप हो गए। पूरे अस्पताल में छापा मारा गया। कई लोग वहां से मुक्त कराए गए। ये लोग बड़े पैमाने पर इस धंधे को अंजाम दे रहे थे। मैंने चारों तरफ अपनी पत्नी को ढूंढा। अगर मैं बेवकूफ होता तो शायद अपनी पत्नी पर शक करता, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी पत्नी नेक दिल और ईमानदार है और मेरी पत्नी कभी भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। आखिरकार पुलिस ने उस डॉक्टर को पकड़ा और उसके बयान के बाद सारा सच सामने आ गया। उस डॉक्टर ने कबूल किया कि वही लोगों के साथ ये काम कर रहा था और मेरी पत्नी को एक अलग जगह रखा गया है। वो लोग मेरी पत्नी के एक निकालकर बेऔलाद दंपतियों को बेचना चाहते थे। उसकी जानकारी के मुताबिक हम उस जगह पहुंचे जहां मेरी पत्नी को रखा गया था। वो एक आलीशान घर था। मेरे साथ मेरा भाई था, जिसने एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हम घर के अंदर गए और आखिरकार मेरी पत्नी को ढूंढ लिया। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अधमरी हालत में थी, लेकिन मैंने उसे घर ले जाकर अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था और धीरे धीरे उनके पूरे गैंग को भी खत्म किया जा रहा था। इस अनुभव ने मुझे समझा दिया था कि मेरे साथ सबसे बड़ा सहारा मेरा भाई है, जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहा, और यह भी समझाया कि कभी भी अपनों को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए और किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।